अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हम ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, हम हाइपोथेसिस को देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे, कंक्लूजन को देखेंगे, थ्योरी को देखेंगे और लॉ के बारे में हम जानेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। बायोलॉजिकल मेथड के बारे में जानते हैं, उससे पहले हमें साइंस के बारे में जान लेना चाहिए। साइंस इज द सिस्टमैटाइज्ड नॉलेज है कि साइंस जो है एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी इज आल्सो सेट ऑफ मेथोडोलॉजी लाइक अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। कि जो बायोलॉजी है वो भी एक मेथोडोलॉजी के सेट पे मुश्तमिल होती है कि जो प्रॉब्लम फेस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम सीरीज ऑफ मेथड यूज करते हैं। Biological method is based on experimental inquiry कि ये experimental inquiry के ऊपर बेस करते हैं। Biological method का जो फर्स्ट स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन है। Biological method always start with observation कि हमेशा जो biological method की स्टार्टिंग होती है biological प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हम ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मेड ऑन बेसिस ऑफ 5 सेंसेस। जो ऑब्जर्वेशन है वो 5 सेंसेस के ऊपर बेस कर रहा है। वो 5 सेंसेस कौन-कौन सी हैं? हियरिंग है, विज़न है, स्मेल है, टेस्ट है और टच है। हम इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए जो है वो ऑब्जर्व करते हैं जो भी हमें प्रॉब्लम फेस हो रहा होता है। अगर हम ऑब्जर्वेशन की टाइप की बात करते हैं तो वो कितनी टाइप हैं? हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन की टाइप है वो 2 टाइप्स हैं। एक है क्वालिटेटिव और दूसरी है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि हम जो मौजूद ऑब्जर्वेशन होती है उसके अंदर क्वालिटी को देखते हैं। हमारा जो फोकस होता है वो क्वालिटी होती है। और जो दूसरी टाइप है वो क्वांटिटेटिव है कि यहाँ पे जो हमारा जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है इसमें हम क्वांटिटी को देखते हैं। मौजूद जो वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनकी नंबरिंग को देखते हैं। हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो इट हैज़ एक्यूरेसी ओवर क्वांटिटेटिव एंड इट्स वेरिएबल मेजर इन नंबर। कि ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है इसके अंदर हम जो भी चीज़ मेजर कर रहे होते हैं, जो भी वेरिएबल्स को मेजर कर रहे होते हैं, उनको नंबर के अंदर मेजर कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम जो मेजरिंग करते हैं विद इन नंबरिंग करते हैं और जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इट हैज़ एक्यूरेसी ओवर क्वालिटेटिव्स के मतलब ये क्वालिटी के ऊपर बेस करता है और जो इसकी इसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ होते हैं उनको हम नंबरिंग के अंदर मेजर नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के दरमियान। हाइपोथेसिस क्या है? ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज द ऑब्जर्वेशन इन डेटा फॉर्म एंड गिव स्टेटमेंट। कि जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जर्वेशन को एक डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर वो स्टेटमेंट देता है। वो स्टेटमेंट किस बुनियाद पे देता है? एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज ओवर इवेंट। के जो वो प्रॉब्लम हुआ है या उस इवेंट का जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको मद्देनजर रखते हुए वो स्टेटमेंट देता है और इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस गिव टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि जो हाइपोथेसिस होता है जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेटरी व्यू देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। वे टू फार्मूलेट हाइपोथेसिस कि हम हाइपोथेसिस को कैसे फार्मूलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो वे हैं वो 2 वे हैं, 2 वेज टू फार्मूलेट हाइपोथेसिस। कौन-कौन से? जो फर्स्ट वन है वो है डिडक्टिव हाइपोथेसिस एंड सेकंड वन इंडक्टिव हाइपोथेसिस। डिडक्टिव हाइपोथेसिस में क्या होता है? इट मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये बात याद रखिएगा कि जो डिडक्टिव हाइपोथेसिस होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक मूव करता है। और क्या होता है कि इट इन्वॉल्व स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल। के क्या होता है कि जो आम से प्रिंसिपल होते हैं, आम से कायदे होते हैं, कानून होते हैं, उनसे जनरल प्रिंसिपल से जो स्पेसिफिक कंक्लूजन जो रिजल्ट होता है उसको
एक्सप्लेन करने के लिए, वो स्पेसिफिक जो कंक्लूजन होता है उसको निकालने के लिए ये जो हाइपोथेसिस इस्तेमाल किया जाता है वो डिडक्टिव मेथड है। इट इन्वॉल्व स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल। ये याद रखिएगा, ये क्लियर हो जाता है। और ये जो डिडक्टिव जो हाइपोथेसिस होता है इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक इफ होता है और देन होता है। ये इफ एंड देन का क्या प्रॉब्लम है ये हम आगे एग्जांपल में बात करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड हैव विंग्स, कि अगर हम इस बात को मानते हैं कि तमाम परिंदों के पर होते हैं, एंड स्पैरो आर बर्ड, और जो चिड़िया है वो भी परिंदा है। इफ, ये देखिए, इफ वी एक्सेप्ट, अगर हम ये बात मानते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड स्पैरो आर बर्ड, देन, ये यहाँ पे इफ एंड देन का लॉजिक क्लियर हो गया। देन स्पैरो हैव विंग्स, कि अगर हम इस बात को मानते हैं कि तमाम परिंदों के पर होते हैं और जो चिड़िया है वो भी एक परिंदा है, फिर क्या होगा, जो स्पैरो होगी, जो चिड़िया होगी, उसके भी विंग्स होंगे। क्या हमने जनरल सी बात ली कि तमाम जो परिंदे हैं वो विंग रखते हैं, वो पर रखते हैं, और जो स्पैरो है, जो चिड़िया है, हमें ये भी पता है कि वो परिंदा है। तो यहाँ से हम ये स्पेसिफिक इस बात को कर रहे हैं कि उस स्पैरो के भी विंग्स मौजूद होंगे। इससे क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम इसी तरह दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, इफ ऑल ग्रीन प्लांट रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, कि अगर तमाम जो सब्ज पौधे होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, फिर हम क्या करते हैं, एनी ग्रीन प्लांट प्लेस इन डार्क, कि अगर हम क्या करें, जो सब्ज पौधे हैं, जो सब्ज पौधे उनको अगर हम अंधेरे में रख दें, वुड नॉट सिंथेसाइज, के जो वो सिंथेसाइज नहीं कर सकेंगे, एंड ग्लूकोज आर नॉट प्रोड्यूस, दैट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अगर हम एक सब्ज जो पौधा है उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, अगर हम उसी पौधे को अंधेरे के अंदर रख दें, डार्क के अंदर रख दें, अंधेरे के अंदर रख दें, तो वो क्या करेगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा, और जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है उसको भी प्रिपेयर नहीं कर सकेगा। कि अल्टीमेटली ये एक जनरल सी बात थी कि तमाम पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को यूज करते हैं। अगर हम एक पौधे को अंधेरे के अंदर रख दें तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, कि हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे आ गए हैं, कि आम सी बात से, आम जनरल प्रिंसिपल से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ आए हैं। तो ये जो मेथड है ये डिडक्टिव हाइपोथेसिस का मेथड है। फिर हम नेक्स्ट हाइपोथेसिस की जो टाइप है उसकी बात करते हैं, तो वो है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या है, इट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ये इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इंडक्टिव में क्या है कि हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। इट बिगिन विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड लीड टू जनरल प्रिंसिपल, कि ये क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, मखसूस ऑब्जर्वेशन से एक जनरल प्रिंसिपल की तरफ ये मूव करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इस तरह से, इफ वी नो स्पैरो हैव विंग्स, हमें ये मालूम है कि जो चिड़िया है उसके पर होते हैं, एंड बर्ड, और वो परिंदा है, एंड वी नो ईगल, पैरेट, क्रो और बर्ड, क्या हमें ये भी पता है ये जो शाहीन है, तोता है या कौवा है, ये भी परिंदे हैं। देन ऑल हैव विंग, कि हमें स्पेसिफिक पता था कि एक चिड़िया जो है उसके पर भी होते हैं और वो परिंदा भी है। फिर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ जो नाम लिए यहाँ पे, ईगल, पैरेट, क्रो, ये भी परिंदे हैं। अब ये हमें पता चल गया, जनरल सी बात है कि ये तो परिंदे ही हैं। फिर क्या हुआ कि इन परिंदों के भी पर मौजूद होंगे, क्यों, क्योंकि स्पैरो परिंदा था, उसके पर मौजूद थे। इस एग्जांपल से भी आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या है। फिर हम देखते हैं कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं वो हाइपोथेसिस फार्मूलेशन के लिए डिफरेंट वे यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं, इमेजिनेशन, कि वो तखयलात का इस्तेमाल करते हैं, अपने ख्यालों की बेस पे किसी भी
ऑब्जर्वेशन को बुनियाद बनाते हुए हाइपोथेसिस बना देते हैं। इमेजिनरी अपने ख्यालात इमेजिन करके जिनकी कोई हकीकत ही नहीं होती, उनको बेस बनाते हैं। फिर एस्थेटिक प्रेफरेंस के जो भी चीजें होती हैं उनकी खूबसूरती की बुनियाद पे, उनकी अट्रैक्टिवनेस की बुनियाद पे, उसी बुनियाद फिर हाइपोथेसिस बना देते हैं। नेक्स्ट जो वे यूज करते हैं वो रिलीजियस हो सकता है या कोई फिलोसफिकल आइडिया हो सकता है, उसको भी बेस बना के ये हाइपोथेसिस बना सकते हैं। देन कंपैरिजन एंड एनालॉजी के किसी एक चीज को साबित करने के लिए किसी दूसरी चीज से कंपेयर कर देते हैं और इस बुनियाद पे भी ये हाइपोथेसिस फार्मुलेट कर सकते हैं। देन डिस्कवरी ऑफ वन थिंग बाय लुकिंग फॉर एन अदर थिंग कि किसी एक चीज को देखते हुए किसी दूसरी चीज को, मतलब किसी एक चीज को डिस्कवर करते हुए किसी दूसरी चीज के लिए काम करना। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग कि एक चीज को अगर डिस्कवर कर लिया बाय लुकिंग फॉर एन अदर थिंग कि दूसरी चीज को देखते हुए, एक जो चीज जो थी वो ऑलरेडी डिस्कवर थी, तो उसको देखते हुए किसी दूसरी चीज को एनी अदर थिंग उसको जो है वो डिस्कवर करने के लिए भी हाइपोथेसिस जो है वो बना सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? साइंटिस्ट टेस्ट द हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंट के जो साइंसदान होते हैं वो जो हाइपोथेसिस बन चुका है ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हाइपोथेसिस बना, अब हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं। Scientists test the hypothesis through experiment that include experiment and control group। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो दो ग्रुप को यूज करते हैं। एक जो होता है वो एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है, दूसरा जो होता है वो कंट्रोल ग्रुप होता है। मतलब एक के ऊपर टेस्ट करते हैं, दूसरे के ऊपर टेस्ट नहीं करते। सपोज अगर एक प्रॉब्लम है, जैसे कैंसर का प्रॉब्लम है, और कैंसर के प्रॉब्लम को अगर हमने एक कोई मेडिसिन देनी है और उस मेडिसिन का टेस्ट देना है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम दो चूहे लेंगे, एक चूहे के ऊपर जो मेडिसिन होगी वो अप्लाई करते जाएंगे, दूसरे चूहे के ऊपर जो मेडिसिन होगी वो अप्लाई नहीं करेंगे। और क्या होगा कि जो डिजीज होगी वो दोनों, जो डिजीज वाले जो बैक्टीरिया या ये कह सकते हैं कि जो जर्म्स होंगे, वो दोनों जो है वो स्पीशीज के अंदर, दोनों चूहों के अंदर वो इंजेक्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से उनके अंदर जो है वो जो हमने मेडिसिन यूज की है किस तरह से वो चेंजेस ला रही है या किस तरह से उनके ऊपर इफेक्ट कर रही है। इसी तरह डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर कलेक्टेड, रिकॉर्डेड एंड एनालाइज। हम एक्सपेरिमेंट से क्या करते हैं? उन एक्सपेरिमेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको एक रिकॉर्ड की फॉर्म में देते हैं। सपोज हमने सुबह मेडिसिन दी थी, तो क्या जो सिम्टम शो हुए थे, कितने जो चूहे थे वो मर गए थे, फिर हम क्या करते हैं? उनको एनालाइज करते हैं किससे? जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और जो कंट्रोल ग्रुप होता है उससे हम कंपेयर करते हैं, उससे एनालाइज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा द साइंटिस्ट ड्रा कंक्लूजन के जब वो डेटा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में मौजूद होता है उसको एनालाइज किया जाता है, और एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं? किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। देन क्या होता है? अ वैलिड कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑब्जर्व इन एक्सपेरिमेंट के जो एक वैलिड कंक्लूजन होता है उसको क्या किया जाता है? उस एक्सपेरिमेंट की जो है बेस बनाई जाती है। मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट ऑब्जर्व इन एक्सपेरिमेंट। इफ डेटा फ्रॉम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स फॉर द हाइपोथेसिस के जो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, उस जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो तजर्बात है उनको बार बार किया जा रहा है और वो जो एक्सपेरिमेंट का डेटा है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर क्या करते हैं? साइंटिस्ट पब्लिश द हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर अदर साइंटिस्ट टू रिव्यू एंड डिस्कस कि जो बार-बार तजर्बात किए जा रहे हैं और वो तजर्बात हाइपोथेसिस को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उस जो मतलब हाइपोथेसिस बना है, जो जो डेटा मिला है एक्सपेरिमेंट से, उसको पब्लिश कर देते हैं। उस हाइपोथेसिस को पब्लिश कर देते हैं उन एक्सपेरिमेंट, ताकि जो दूसरे साइंसदान हैं वो उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखें, रिव्यू करें और डिस्कस करें। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये खुला चैलेंज होता है कि जो दूसरे साइंसदान हैं
वो इस हाइपोथेसिस को गलत साबित करे। फिर क्या हो जाते हैं, ये थ्योरी क्या है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो थ्योरी है। साइंटिस्ट नॉट ओनली रिपीट द एक्सपेरिमेंट, हमने पीछे बात की कि साइंसदान जो है उन एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं और उनको रिव्यू करते हैं। जब साइंसदान क्या सिर्फ क्या करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहते हैं, बल्कि उस जो हाइपोथेसिस होता है उसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं, बट आल्सो में कैरी आउट एडिशनल एक्सपेरिमेंट टू चैलेंज द फाइंडिंग। और वो इस बात को चैलेंज के तौर पे लेते हैं कि हमने इस जो हाइपोथेसिस है, ये जो पब्लिश हुआ हाइपोथेसिस है, इसको गलत साबित करना है। देन क्या होता है, इफ द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड एंड कंफर्म ऑफन इनफ, कि उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए और कंफर्म किया जाए, द साइंटिफिक कम्युनिटी कॉल हाइपोथेसिस अ थ्योरी, कि अगर वो हाइपोथेसिस को टेस्ट के दौरान भी अगर गलत साबित नहीं कर सकते, तो क्या होता है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है वो उस हाइपोथेसिस को थ्योरी का नाम दे देती है। देन क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो biological method का वो लॉ है। Numerous additional experiment test the theory using rigorous experimental method। ये बहुत ज्यादा जो experimental method के बाद क्या करते हैं, थ्योरी को मतलब थ्योरी फॉर्मुलेट करने के लिए उसको थ्योरी के टेस्ट करते हैं। रिपीटेड चैलेंजेस टू द थ्योरी आज प्रेजेंटेड, के जो रिपीटेड चैलेंजेस होते हैं, कि जो थ्योरी बन चुकी होती है उस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए अगेन फिर चैलेंजेस दिए जाते हैं, उसको दोबारा गलत साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया जाता है। देन क्या होता है, इफ द रिजल्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट द थ्योरी, के जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स होते हैं वो बार बार ही थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, आर फाउंड टू बी यूनिवर्सल एप्लीकेशन, के जो है वो यूनिवर्सल दूसरों से मुख्तलिफ एप्लीकेबल हो, मुख्तलिफ साबित हो, द थ्योरी इज एलिवेटेड टू अ साइंटिफिक लॉ, कि जब थ्योरी को गलत साबित नहीं किया जा सकता, जब गलत साबित नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते हैं, उसको साइंटिफिक लॉ के तौर पे एवेलुएट कर देते हैं। साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिवर्सल, कि जो साइंटिफिक लॉ है वो यूनिवर्सल होता है, यूनिफॉर्म, के सब के लिए यूनिफॉर्म रहता है, और क्या और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, के वो क्या होता है कि जो कुदरत के लिए हमेशा जो कुदरत के फैक्ट्स होते हैं उनके लिए कांस्टेंट ही रहता है, कि जो लॉ होता है लॉ को फिर चेंज नहीं किया जा सकता, उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता है। थ्योरी हाइपोथेसिस उनको सब गलत साबित किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर जो लॉज हैं वो कौन कौन से हैं, हार्डी-विनबर्ग लॉ है, और उसके अलावा जो मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, ये बायोलॉजी के अंदर जो बनने वाले लॉज हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मौसूल हो सके, आपको मिल सके।